हेलो गाइस, ध्यान देते लास्ट वीडियो के अंदर आपको याद होगा हमने चैप्टर शुरू किया था एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक के अंदर हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस की हुई थी। कौन सी चीज़ें डिस्कस की हुई थी एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं। फटाफट मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको ये कहा था कि आपके सामने आपके हाथ में एनसीईआरटी होना जरूरी है। अगर आपके सामने आपके हाथ में एनसीईआरटी होगा नहीं तो हम चैप्टर को समझ नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लिखने पड़ेगी, उसके अंदर टाइम वेस्ट हो जाएगा। बड़े बड़े टेबल है, मैं कहा इतना सब करते बैठूँ। आप एनसीईआरटी हाथ में लेके बैठो तो फटाफट अपना टाइम भी बच जाएगा, जल्दी जल्दी कंसेप्ट हमारे क्लियर भी हो जाएंगे। चैप्टर हमने जब पिछली बार शुरू किया था पहले वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई थी। वो था एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में सबसे पहले मैंने कहा था कि इस ग्रुप में आने वाले, इस ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के एस ऑर्बिटल में एंटर होता है, इसलिए इस ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो गाइज अगर किसी ने कहा कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं तो बताना ऐसा एलिमेंट कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के एस ऑर्बिटल में एंटर होता है, ऐसे एलिमेंट को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद गाइज हमने बहुत सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करी थी। हमने कहा था हाइड्रोजन जो कि दिखता है एस ब्लॉक के अंदर, बावजूद इसके कि वो एस ब्लॉक में लिखा हुआ है लेकिन वो एस ब्लॉक का पार्ट नहीं है, हम उसको एस ब्लॉक का पार्ट कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारे एलिमेंट के कंपैरिजन में डिफरेंट है। बाकी सारे एलिमेंट जो इस ब्लॉक के वो मेटल है, लेकिन अकेला हाइड्रोजन नॉन मेटल है। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ था। बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गाइस आपको याद होगा हमने कहा था कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, इसका 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो 7 पीरियड है तो उस हिसाब से लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के एस ऑर्बिटल में जाता है। गाइस यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट शेल का क्या था इसका? तो लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन था, ये सेकंड पीरियड में आता है ना, इसलिए 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2, ये लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन था। लास्ट शेल के कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैलेंस शेल के कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारी ट्रेंड एंड प्रॉपर्टीज वेरी करने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइज, इस वाले के अंदर वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कली मेटल कहते हैं और सेकंड ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको बता दिया था। फिर गाइज दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले वाले ग्रुप के अंदर ये फ्रांसियम और दूसरे वाले ग्रुप के अंदर रेडियम, ये दो एलिमेंट ऐसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इनके बारे में भी जानकारी मैंने आपको दे दिया था। मैंने कहा था ये रेडियो एक्टिव होने की वजह से हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनकी उतनी ज्यादा केमिस्ट्री हमें नोन होती नहीं है। अब इसी के बाद गाइज हमने नेक्स्ट, आपका पॉइंट याद होगा अगर आपको एनसीईआरटी सामने होगा, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पॉइंट के बाद फिर आपको नेक्स्ट दिख रहा था एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई वाले पॉइंट में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, अगर आपको याद है तो मैंने कहा था जब कोई एटम जैसे कि Na है इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na प्लस बनता है, बताया था ना। Na जब आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो Na प्लस बनता है, तो Na का कॉन्फ़िगरेशन हमारा 281 होता है तो Na प्लस का 28 हो जाता है। वैसे क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है? Cl माइनस होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 287 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 288 होता है। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट जानकारी दी थी, मैंने बताया था जब कोई एटम कटायन बनता है तो देखो एटम था तो 3 शेल थे, जब वो कटायन बन गया तो 2 ही शेल है। तो एटम जब कटायन बन जाता है तो शेल कम होते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से, जिस वजह से क्या हो जाता है तो उसका एटॉमिक साइज या फिर आयोनिक साइज कम हो जाता है। और उसके बाद जो Cl है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बना रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 287 था और पहले बाद में 288 हो गया। अभी भी 3 शेल है, बाद में भी 3 शेल है, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा और इसी रिपल्शन की वजह से क्या होता है गाइस, तो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब कोई एटम आपका अनायन बन जाता है तो साइज बढ़ता है, जब कोई एटम कटायन बन जाता है तो साइज कम होता है। बस इसी को याद रखते हुए यहाँ देखेंगे, ये आपका फर्स्ट पीरियड है तो इसके अंदर एक, इसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऑर्बिट होते हैं, यानी कि शेल होते हैं। इसमें 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, 7 शेल है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे शेल बढ़ता है भाई। शेल बढ़ने की वजह से आपका एटॉमिक साइज और आयनिक साइज दोनों बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे पहला पीरियड के लिए ट्रेंड है ऊपर से नीचे, वैसे ही सेम टू सेम सेकंड पीरियड के लिए ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज और ऊपर से नीचे आयोनिक साइज क्या बढ़ने की वजह से? शेल बढ़ने की वजह से बढ़ती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब ये यहाँ से आ जाऊंगा मैंने, लेफ्ट टू राइट मतलब फर्स्ट पीरियड टू सेकंड पीरियड जब जाऊंगा
तो एटॉमिक साइज और आयनिक साइज दोनों आपका कम हो जाता है। क्यों कम होता है उसका कारण आपको अच्छे से मालूम है। जैसा मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, जैसे कि ये ले लो पोटेशियम कैल्शियम, इसमें भी आपका क्या है भाई, टोटल 4 शेल है, इसमें भी आपका 4 शेल है, क्योंकि फोर्थ पीरियड का है ना, तो जितना नंबर का पीरियड होता है उतने शेल उसके अंदर होते हैं। फोर्थ पीरियड का है तो इसके अंदर भी 4 शेल, और गाइज ये फोर्थ पीरियड का है तो इसके अंदर भी 4 शेल। दोनों में शेल तो 4 4 ही है। अब सर दोनों में शेल 4 है तो दोनों का साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 19, इसका एटॉमिक नंबर 20। अब आप बोलेंगे सर इन दोनों में किसका साइज बड़ा है? तो पोटेशियम का बड़ा है, आपके कैल्शियम का छोटा है। कारण क्या है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट में जाऊंगा तो शेल दोनों में सेम है, तो शेल नहीं बढ़ रहा तो साइज नहीं बढ़ेगा, शेल की वजह से नहीं बढ़ रहा है। फिर अब क्या होगा सर, इसके अंदर 19 एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसके न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर 20 होने की वजह से इसके न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन है। तो जिसके न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन रहेंगे उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। और कल ही बताया था पहले वाले वीडियो में कि न्यूक्लियर चार्ज जिनका ज्यादा होता है वो न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्लोजली अपने तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से वो अपने तरफ खींचता है, जिस वजह से एटम का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो गाइज अगर किसी ने पूछा कि पोटेशियम और कैल्शियम में किसका साइज छोटा है, तो बताना कैल्शियम का साइज छोटा है। क्यों है? क्योंकि दोनों में देखो बोलना शेल दोनों में सेम है, शेल सेम होने की वजह से शेल के वजह से तो साइज डिफर नहीं करेगा। फिर किस वजह से डिफर कर रहा है? तो आपका डिफर कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, ये हमने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ था। आपको याद होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं होगा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते भैया। इधर ध्यान देके देख लेते, अगला वाला ट्रेंड कौन सा एटॉमिक आयनिक साइज के बाद, वो था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वो भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कहा था जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो उसको निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी। इसलिए जिनका साइज छोटा उनका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, और जिनका साइज बड़ा उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। क्योंकि साइज बड़ा रहने की, ये तो छोड़ ही दो, इसको पकड़ो, ये जिसका साइज बड़ा है, फ्रांसियम को क्यों छोड़ना? क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, उसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी नोन नहीं होती है। इसलिए ऊपर से नीचे अगर मैं आऊंगा तो साइज बढ़ती है एटम की, साइज बढ़ने से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, इसलिए उसको निकालने के लिए एनर्जी कम लगती है। तो कहना आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाली ट्रेंड में कि ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, और इधर भी ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि साइज बढ़ता है। अब इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान देके देखना। लेफ्ट टू राइट में, अब आपको लेफ्ट टू राइट तो समझ ही गया होगा, क्योंकि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कम हो रही है। अगर साइज कम होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी? ज्यादा। तो ये आपका ग्रुप 1 है और ये आपका ग्रुप 2 है। किस पूछा भाई, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, मतलब किसमें से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी? तो आपने बोल देना सर ग्रुप 1 वाले में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगी, और ग्रुप 2 वाले में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रुप 1 वाले का साइज क्या है? बड़ा है, और ग्रुप 2 वाले का साइज क्या है? छोटा है। इसलिए ग्रुप 2 वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए गाइज एनर्जी ज्यादा लगेगी, ग्रुप 1 वाले में से निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। अब देख लो, दो एलिमेंट को लिखता हूं मैं, एक लिखता हूं ग्रुप 1 का सोडियम जिसका कॉन्फ़िगरेशन 281 है, और मैं दूसरा एलिमेंट लिखता हूं ग्रुप 2 का आपका मैग्नीशियम जिसका कॉन्फ़िगरेशन है आपका 282 है। अब गाइज देखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी 2-3 प्रकार की है। जैसे कि पहला इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कहते हैं हम सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वैसे तीसरे और चौथे के लिए याद देखना गाइज, Na में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो वो Na+ बन जाएगा, और तब उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाएगा, बराबर है। और इधर मैग्नीशियम में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो मैग्नीशियम आपका Mg+ बन जाएगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन 281 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट और गौर करने वाली बात ऐसी है कि ये जो Na है, Na+ बनने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्यों इंटरेस्टेड है सर? बहुत ज़्यादा, क्योंकि Na जब आपका Na+ बन जाता है तो उस समय उसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। वो लॉस होने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिस वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेबल बन रहा है। इसलिए Na हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए और Na+ बनने के लिए इंटरेस्टेड होता है। तो Na आपका Na+ बनने के लिए इंटरेस्टेड इसलिए होता है क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। लेकिन Mg++ बनने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि वो मेटल है।
तो मेटल होने की वजह से उसकी लॉस करने की टेंडेंसी तो है, लेकिन इतनी नहीं है उसकी लॉस करने की टेंडेंसी जितनी कि आपकी सोडियम की है। इसका कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही पता चल जाएगा। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं आपके सामने। कौन सा वाला? वो ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर आपको देखते पता चल जाएगा। देखो Na का कॉन्फ़िगरेशन 11 एटॉमिक नंबर 1s2, ये 2s2, 2p6 और ये आपका 3s1। वही देखा जाए आपके मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 कॉन्फ़िगरेशन है आपका 1s2, 2s2, 2p6 और ये आपका 3s2। बस लास्ट शेल की बात करेंगे भाई, लास्ट ही शेल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो लास्ट शेल में एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर लास्ट शेल में एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पॉइंट अपने को क्या मिला? बेहद ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट मिला। और वो ऐसा है कि ये देखो Na में से अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो वो अकेला ही है, अनपेयर है। अकेले को अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगती है। लेकिन जब भाई दो लोग साथ में होते हैं ना, जैसे मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इस एस के 2 में से अगर मुझे 1 निकालना है तो उसके लिए मुझे ताकत ज्यादा लगेगी, क्योंकि अकेला आदमी है तो उसको अलग करने में ज्यादा ताकत नहीं लगेगी। 2 लोग अगर जुड़े हुए तो उनको अलग करने में बेहद ताकत लगती है। यही कंसेप्ट लगाना यहाँ पर। सोडियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन अकेला था, अनपेयर था, निकालने की कम एनर्जी लगेगी, यानी कि सोडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम रहेगी। वही बात की जाए मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के आउटर शेल में एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ पेयर अप है। पेयर अप होने की वजह से गाइज उसको निकालने के लिए एनर्जी अपने को ज्यादा लगेगी। इसलिए मैग्नीशियम की एनर्जी जो है आयोनाइजेशन वाली, वो सोडियम के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी। लेकिन कौन सी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी? मैं यहाँ लिख देता हूँ IE1, और IE1 का मतलब है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली जो एनर्जी है, तो वो किसकी ज्यादा है? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे IE1 और IE1। ठीक है, आयनेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी। इधर वाली आयनेशन एनर्जी मैं लिख देता हूँ 11th वाले ग्रुप की, सॉरी 11th नहीं, फर्स्ट ग्रुप की, और इधर मैं आयनेशन एनर्जी लिख देता हूँ सेकंड ग्रुप की। ठीक है, तो देखो पॉइंट क्या है, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी और इधर फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ग्रुप की है और ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही है, लेकिन सेकंड ग्रुप की है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप से निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है? तो वो लगती है, देखो इस बात को नोट डाउन कर लेना, बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है, और इधर भी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है, या फर्स्ट ग्रुप की लिखी हुई है। ये फर्स्ट का मतलब है ग्रुप 1 और या सेकंड का मतलब है ग्रुप 2, नहीं तो आप इसको गलत समझ बैठेंगे। जिस तरीके से मैंने लिखा हो सकता है गलत समझो, इसलिए क्लियर कर देता हूं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रुप 1 IE1, और यहाँ लिख देता हूँ ग्रुप 2 और उसका भी IE1। अब ग्रुप 1 का आयनेशन एनर्जी पहला और ग्रुप 2 का भी आयनेशन एनर्जी पहला, इनमें कंपैरिजन किया जाए तो किसका ज्यादा होता है? सेकंड ग्रुप का ज्यादा होता है, क्योंकि सेकंड ग्रुप से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पेयर अप होता है, वो निकालने के लिए ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा लगेगी। लेकिन भाई बात की जाए ग्रुप 1 की आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली, और ग्रुप 2 की भी आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी? सेकंड वाली, तो इनमें किसकी ज्यादा है? देखो अभी पता चलेगा। यहाँ देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, Na+ बना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, 281 बना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आया नहीं है। तो गाइज इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकालने की कोशिश करूंगा मैं सोडियम में से, तो निकलने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि सोडियम एक्स्ट्रा स्टेबल है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। अगर आप निकालने की कोशिश करते हो तो अकेला इलेक्ट्रॉन वो छोड़ेगा नहीं अपना, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता नोबल गैस डिस्टर्ब हो जाएगा और वो एक्स्ट्रा स्टेबल रहेगा। लेकिन वही बात की जाए इधर, तो इधर में दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, क्योंकि Mg+ खुद ही इंटरेस्टेड है दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए, क्योंकि Mg+ को पता है कि मैं अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दूं तो मैं Mg2+ बनूंगा। ये क्या बनेगा? Mg2+, और एक चार्ज आएगा और ये 2 8 बन जाएगा। 2 8 मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल होने वाला है, इसको मालूम है। इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए या निकालने के लिए हमें इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन किसका निकालना मुश्किल है? ग्रुप 1 की ग्रुप 2? तो ग्रुप 1 का सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि ग्रुप 1 का सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका नोबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वो सेकंड इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड रहेगा नहीं। तो जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की, इनमें किसकी ज्यादा है? तो ग्रुप 2 की जो है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वो कम है, एंड ग्रुप 1 की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है आपकी?
ज्यादा है। तो गाइज इस वाले पॉइंट को आपने नोट डाउन करके रखना है, इसके ऊपर जरूर आपका क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू पूछेंगे अलग अलग तरीके से, उस समय कंसेप्ट लगा के अपने को निकालना। याद ही कर लो कंसेप्ट क्या है, ग्रुप 1 में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ग्रुप 2 में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो दोनों में से किसका पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता है, तो ग्रुप 1 का। तो ग्रुप 1 की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी कम है और ग्रुप 2 की क्या है, ज्यादा है। वही बात करी जाए ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की सेकंड आयनेशन एंथैल्पी की, तो ग्रुप 1 की सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो ग्रुप 2 की सेकंड आयनेशन एंथैल्पी क्या है गाइस, कम है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, एकदम वीआईपी पॉइंट था ये वाला। और दूसरी बात थी आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू ऊपर से नीचे बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट कम होती है, और ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के कंपैरिजन में ये मैंने बता दिया यहाँ पे, इस बात को याद रखना, एकदम वीआईपी पॉइंट था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे, आपके एनसीईआरटी के अंदर देख लो अगला कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, आयनेशन एंथैल्पी के बाद ही अपने को दिया हाइड्रेशन एंथैल्पी। बहुत ही कमाल का पॉइंट है, इसी के बेसिस पे अपने को बहुत सारी चीजें आगे पढ़नी पड़ेगी। इसको मिटा देता, वीडियो को पॉज कर लिया करो, फट से लिख लिया करो। तो गाइज हाइड्रेशन एंथैल्पी का सीन है पूरा एटॉमिक साइज से या फिर आयोनिक साइज से, आई मत से आयोनिक साइज से, एटॉमिक साइज कहना गलत रहेगा, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी तभी अपना रोल प्ले करती है जब आयन होता है। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट तो आपको मालूम है, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन डेफिनेटली आपको याद तो आ ही नहीं रहा होगा ना, बराबर है। तो इसलिए एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूं। मान लेते कंटेनर मैंने लिया, कंटेनर के अंदर पानी ले लिया है, हमेशा पानी ही हम अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने NaCl डाल दिया, NaCl नमक होता है, सॉल्ट होता है, बताने की जरूरत नहीं, ग्रुप 1 का सॉल्ट है, ग्रुप 1 में देखो Na आता है, उसी का सॉल्ट है NaCl। NaCl पानी के अंदर चला जाएगा भाई, Na प्लस बनेगा और Cl आपका Cl माइनस बन जाएगा, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि जो Na प्लस का आयन है, इस आयन को वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, ये देख लो, एक वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं। कंसेप्ट हजारों बार मैं बता चुका हूँ, करोड़ों बार भी हो सकता है कि बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं होगा, यह बात अलग है। तो Na प्लस को मान लो मैंने 4 ही वाटर मॉलिक्यूल दिखाए, यहाँ पे Na प्लस को वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, और Na प्लस को जब वाटर मॉलिक्यूल घेरते हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है वाटर के अंदर OH का बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसके अंदर O और H में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं, हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो गाइज इसके अंदर हो जाता क्या है कि वाटर के अंदर का इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑक्सीजन एंड Na प्लस आपका जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सेम टू सेम आपका इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है। अब होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और आयन अगर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन आपस में अट्रैक्शन पजेस करते हैं, और इसी अट्रैक्शन का नतीजा है कि ये अट्रैक्शन केमिस्ट्री में जब भी पजेस होता है हमेशा एनर्जी लॉस होती है। तो ये एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल के घेरने के बाद लॉस हो रही है, इसलिए इस एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। गाइस किसी ने पूछा व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, बोलना जब आयंस को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, जब आयंस को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, जब आयंस को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, तब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी लॉस होती है, उस एनर्जी को हम कौन सा एनर्जी कहते हैं गाइस, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पे Na प्लस लिया है तो वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर रहे हैं, तो इसका ऑक्सीजन अट्रैक्शन पजेस कर रहा है। लेकिन गाइज अगर मान लो या Cl माइनस होता और तब हमने वाटर को इस तरीके से दिखाया होता, इसको सराउंड करते समय ऐसे बहुत सारे वाटर, और तब वाटर का किसने अट्रैक्शन पजेस किया होता, Cl माइनस के साथ, क्योंकि Cl इज अ माइनस, तो वाटर के हाइड्रोजन ने अट्रैक्शन पजेस किया होता था, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और उस समय भी एनर्जी रिलीज हुई होती, उस एनर्जी को भी हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी कहा होता। ये सिंपल सी बात है भाई। दूसरी बात हाइड्रेशन एंथैल्पी की ये है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है आयन के साइज के ऊपर। अगर आयन का साइज छोटा रहेगा ना, तो छोटे आदमी एकदम कमजोर होते हैं, उनको घेरना बड़ा आसान होता है, लेकिन आयन का साइज अगर बड़ा है तो बड़े लोग काफी शक्तिशाली होते हैं, उनको घेरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप मुझे बता दो कि इस ग्रुप के अंदर ग्रुप नंबर 1 रहे या फिर ग्रुप नंबर आपका 2 रहे, ग्रुप नंबर 1 रहे, ग्रुप नंबर 2 रहे। पहले बात करेंगे ग्रुप नंबर 1 की। ग्रुप नंबर 1 में आयन, ये तो हाइड्रोजन को भूल जाना, ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन नहीं पकड़ना है इस ब्लॉक के अंदर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम भी छोड़ दो क्योंकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है। फिर उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आपसे किसी ने पूछा Na प्लस बनाएगा, लिथियम Li प्लस बनाएगा, पोटेशियम प्लस बनाएगा, Rb प्लस, Cs प्लस। ये जब एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इनके आयन बनेंगे। तो कौन से आयन को आसानी से घेर लिया जा सकता है वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा, Na को या सीजियम को? एंड योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर आपका डेफिनेटली होगा क्या, सीजियम क्या कि लिथियम? लिथियम, लिथियम इज द राइट आंसर, क्योंकि लिथियम का साइज क्या है, छोटा है, छोटे आदमी को आसानी से घेर लिया जाता है। और जितना छोटा आयन रहेगा
उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे और उतनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेंगे, उतनी ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी रहेगी। तो वहां पे कंसेप्ट लिख लेना कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है आयोनिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा एंड आपके सीजियम का हाइड्रेशन एनर्जी कम होता है। तो ऊपर से नीचे हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है भाई, बढ़ती है कि कम होती है? साइज बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बहुत बढ़िया, देखो सीक्वेंस दिया है क्या, दे दिया भाई, एनसीईआरटी के अंदर भी सीक्वेंस भी दे के रखा हुआ है। हाइड्रेशन एनर्जी आपकी सबसे ज्यादा लिथियम की, उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम, उससे कम सीजियम। तो गाइस इस तरीके से आपका रहेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गौर करने वाली बात है, देखो हाइड्रेशन एनर्जी तो मैं बता चुका हूं, हाइड्रेशन एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन हम किसके साथ करेंगे, ध्यान देके देख रहा भाई। हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा लिथियम की है, क्योंकि लिथियम का साइज क्या है, सबसे कम है। तो लिथियम जब आयन बनाएगा Li+, तो उसका साइज छोटा होने की वजह से उसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरेंगे, इसलिए उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा। क्योंकि जितने वाटर मॉलिक्यूल घेरेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज्यादा आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी रहेगा। सीजियम का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड नहीं करेंगे, और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अगर भाई उसको सराउंड नहीं करेंगे, मतलब ज्यादा वाटर उसके साथ आना पसंद नहीं करेंगे, तो ज्यादा एनर्जी भी रिलीज नहीं करेंगे। ये तो आप समझ चुके होंगे। अब आपने कई बार ऐसे कंपाउंड देखे होंगे कि जिसके अंदर लिखा होता है, देखो एनसीईआरटी में भी टिपिकल एग्जांपल दिया है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा Li, उसी में हाइड्रेशन एनर्जी वाले पॉइंट में LiCl डॉट ट्वाइस ऑफ H2 दिखा क्या आपको? तो LiCl डॉट ट्वाइस ऑफ H2, इसमें LiCl के साथ दो वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कह सकते हैं अपन उसको। तो LiCl डॉट ट्वाइस ऑफ H2O, मतलब लिथियम का जो क्लोराइड है उसके साथ दो वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, वो क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, तो लिथियम के साथ रहेंगे, वैसे सीजियम के साथ ही रहेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे वाटर मॉलिक्यूल के उन आयंस के साथ कंबाइन होने की, उसको सराउंड करने की टेंडेंसी कम हो रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप 1 में ऊपर वाले जो एलिमेंट है, वो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले जो कंपाउंड होते हैं LiCl डॉट ट्वाइस ऑफ H2O, उस टाइप के कंपाउंड ऊपर वाले एलिमेंट देंगे, और ऊपर से नीचे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले कंपाउंड बनने की टेंडेंसी धीरे धीरे क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी गाइस। फिर उसके बाद सेम टू सेम ट्रेंड आपको लगाना है ग्रुप नंबर 2 के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं, सारे जो अल्कली मेटल है वो सिल्वरी व्हाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइट मेटल होते हैं। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग चीज है। अब वो बता देता हूँ आपको। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिंपल पूछूंगा कि ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक मास भी क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें हो रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताओ, उसी दिन मैंने डेंसिटी वाला कंसेप्ट तुमको बताया था कि ऊपर से नीचे डेंसिटी क्या होती है। हर ग्रुप में, लगभग हर ग्रुप में, एक आध कोई एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो लगभग पीरियोडिक टेबल के सारे ग्रुप में ऊपर से नीचे डेंसिटी बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि ऊपर से नीचे मास बढ़ता है। आप बोलेंगे सर वॉल्यूम भी तो बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ता जितना कि मास बढ़ता है। वॉल्यूम को बढ़ने के लिए DNF ऑर्बिटल रोकते हैं शेल्डिंग इफेक्ट करके, DNF ऑर्बिटल पोर शेल्डिंग इफेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। वॉल्यूम गाइस ज्यादा नहीं बढ़ता है इन कंपैरिजन विद द मास, तो इसलिए मास ज्यादा बढ़ता है और वॉल्यूम कम बढ़ता है, इसलिए डेंसिटी हर ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ती ही बढ़ती है। लेकिन कमाल की बात बताओ आपको, यह है सोडियम एंड पोटेशियम। अगर सोडियम पोटेशियम में मैं पूछूं आपसे कौन सा हेवी रहेगा, तो आप बोलेगा सर ऊपर से नीचे एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला क्या रहेगा, लाइट रहेगा, और नीचे वाला क्या रहेगा, हेवी रहेगा। तो सोडियम पोटेशियम में हेवी कौन होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए, और सोडियम आपका लाइट होना चाहिए। बट इट इज डिफरेंट। अगर आप देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कहीं ना कहीं एक आध लाइन के अंदर बोला होगा कि पोटेशियम जो है वो सोडियम से लाइटर है, पोटेशियम जो है आपका सोडियम से लाइटर है। आपको ये पॉइंट कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन्होंने बोला होगा, बोला होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं बोला होगा तो आप इसको लिख लेना। अब सवाल ये आता है कि सर चलो आपने कहा, हमने मान लिया कि सोडियम जो है ना आपका और ये पोटेशियम है, इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो लॉजिकली हेवी होना चाहिए था पोटेशियम, और सोडियम आपका लाइटर होना चाहिए। लेकिन उल्टा सिनेरियो है, पोटेशियम आपका लाइटर है, सोडियम आपका क्या है, हेवी है। ऐसा क्यों है, इसका कारण आप मुझे देखो बता सकते तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं बता सकते तो इससे दुखद बात कोई नहीं हो सकती। तो सोच लो, जब तक क्या सोच रहे तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर थोड़ी देर में आपका सोच के हो गया होगा, या फिर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके पहले गूगल करेंगे, मेरे को मालूम है डेफिनेटली, और फिर उसके बाद देख के मेरे को बताएंगे ऐसा है, जो करना है करो। मैं तो फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, 5-10 मिनट अगले
उसके बाद बताऊंगा, तब तक मैं आगे इसी कंसेप्ट को बढ़ा रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर देख लेना, आपको एक टेबल बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, मिला क्या? और टेबल के अंदर देखो क्या क्या चीजें दी हुई, जरा बता देना। टेबल के अंदर बहुत ही बढ़िया, ये एकदम ही वीआईपी पॉइंट है, ये एकदम वीआईपी पॉइंट है, इतना तुम समझ लो। इतना वीआईपी पॉइंट है कि तुमको बता नहीं सकता कितना ज्यादा ये वीआईपी पॉइंट है, एक्सट्रीमली वीआईपी पॉइंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, एकदम मेरा फेवरेट है। 4 एग्जाम हो जाए तो उसमें 2 एग्जाम के अंदर इसमें कलर वाले पे क्वेश्चन आता है। अब देखो पहला सवाल ये आता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको कलर क्यों आते हैं? इनके फ्लेम को क्यों कलर आता है? जैसे कि आप देख रहे होंगे लिथियम का फ्लेम जो है आपका क्रिम्सन रेड कलर का होता है। लर्न ही कर ला भाई, लर्न कर लो, इसको बगैर लर्न के कुछ नहीं हो सकता है, रट्टा मारो, जो करना है करो। पोटेशियम जो येलो कलर, आपका सॉरी सोडियम येलो कलर, पोटेशियम वॉयलेट, रुबिडियम रेड वॉयलेट, और आपका सीजियम ब्लू कलर का होता है। इसी के कलर की अगर बात की जाए तो क्योंकि अभी आपका डीएनए ब्लॉक चैप्टर नहीं हुआ होगा तो आपको ये नहीं समझेगा कलर किस वजह से आता है। आपको बता दूं, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर कि कलर किस वजह से आता है, देख लो भाई। होता क्या है, ये चाहे ग्रुप 1 हो कि ग्रुप 2 हो, फिलहाल हम बात करें ग्रुप 1 की, तो मैं ग्रुप 1 के संदर्भ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा था, आपको अच्छे से मालूम होगा। लास्ट शेल के कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा होता है, एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एस का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। वो अनपेयर वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, अगर अपन उसको हीट दे, मान लो मैंने सोडियम या पोटेशियम ले लिया, कुछ भी ले गया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कोई भी ले लिया। इसमें से कोई भी अगर मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, मैंने मान लो लिथियम ले लिया, लिथियम को मैं हीट दे दूंगा तो वो क्या करता है, हीट एनर्जी की वजह से उसका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर हायर शेल में चला जाता है। तो हीट एनर्जी की वजह से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर शेल में चला जाता है। और बाय द वे लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में, लास्ट शेल के यानी कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड होते हैं। और न्यूक्लियस के साथ क्यों लूजली बॉन्डेड होते हैं, उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण है उसका कि दे आर मेटल्स, मेटल में लास्ट शेल, मेटल में लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। क्यों टेंडेंसी ज्यादा होती है? क्योंकि लॉस करने से नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आएगा और एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। दूसरा कारण है ग्रुप 1 ग्रुप 2 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है, और यही फायदा उठाते हुए इसी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होने की वजह से जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 1 का, इस ग्रुप 1 का वैलेंस शेल का लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो विजिबल लाइट से, विजिबल लाइट का मतलब विपग्योर है, आपको मालूम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, या तो विपग्योर ले लो, या फिर अगर हमने हीट दे दी मान लो, तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, और हीट एनर्जी का एब्जॉर्ब करके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन वैसे भी उसके न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होता है। जैसे यहाँ पे एक आध का एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं, ये ले लो सोडियम। सोडियम का न्यूक्लियस अगर मैं दिखा दूं आपको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकंड शेल में आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वैलेंस शेल में एक आपका 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। सोडियम को अगर मैं एनर्जी दे दूं भाई, तो सोडियम को एनर्जी देने के बाद क्या होगा, या फिर हीट दे दूं सोडियम को, तो सोडियम का जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड रहेगा। क्यों लूजली बॉन्डेड रहेगा? क्योंकि एक तो ये न्यूक्लियस से दूर है, और दूसरा इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। ग्रुप 1 की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है साइज बड़ी होने की वजह से, और इसलिए अगर मैं इसको हीट एनर्जी दे दूं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक और शेल दिखा देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल में चला जाएगा। हायर शेल कोई भी हो सकता है, अब फिलहाल ये इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, अगर मैं हो सकता है 4th में जाए, 5th में जाए, 6th में जाए, 7th में जाए, 8th में जाए, 9th, किसी में भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उस बेसिस पे आपका डिसाइड होता है कि आपका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में जाता है। खैर अगर मैंने बहुत सारी हीट दे दी तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन आपका हायर शेल में चला जाएगा। अब हायर शेल में चला तो जाता है, लेकिन जाने के बाद वो स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि केमिस्ट्री का रूल है जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। जब भी एनर्जी इमिट होती है स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ने अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करी हुई है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर शेल के अंदर चला जाएगा। हायर शेल के अंदर चला तो जाएगा, वहां स्टेबल नहीं रहेगा, तो इसलिए दोबारा वहां से वो वापस आएगा लोअर शेल में। जब वो वापस आता है तो उस समय वो एनर्जी इमिट करके वापस आता है। अब जो एनर्जी वो इमिट करता है उस एनर्जी इमिशन की जो वेवलेंथ होती है उस वेवलेंथ का पर्टिकुलर कलर होता है। इस वजह से आपके ग्रुप 1 के जो अल्कली मेटल है उनको कलर आ जाता है। तो किसी ने अपने को पूछा भाई ग्रुप 1 के जो अल्कली मेटल है उनको कलर क्यों आता है, तो बोलना अल्कली मेटल को जब हम हीट करते हैं तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी शेल के अंदर चला जाता है, वहाँ वो स्टेबल नहीं होता, वहां से वो नीचे जब वापस आता है तो एनर्जी इमिट करके आता है, फोटोन इमिट करके आता है। उस समय उस एनर्जी इमिशन की वजह से जो उस एनर्जी का वेवलेंथ है, वेवलेंथ का जो कलर रहेगा वो कलर उसको आता है। इस वजह से आपके जो अल्कली मेटल है उनकी फ्लेम्स को अलग अलग कलर आ जाते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ना, अल्कली मेटल जो है, इनकी खास बात बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा एनर्जी इमिट करते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी किस केस में इमिट करते हैं? अगर इनको आप वाटर के अंदर मिला दियो। वाटर के अंदर मिलाने से क्यों एनर्जी इमिट करते हैं, इस पॉइंट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन आती है। फिलहाल इसके अंदर का अगला पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। कलर वाला पॉइंट मैंने बता दिया। आई होप कि अभी तक आपने ये सोच लिया होगा कि सोडियम एंड पोटेशियम में भाई आपका पोटेशियम लाइटर होता है और सोडियम आपका हेवी होता है। ऐसा क्यों? इसका कारण अगर आप मुझे बता पाए तो इससे बहुत ही बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। इसी बुक के अंदर दिया हुआ है, एनसीईआरटी अगर लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आपको इसका कारण मिल जाएगा। मैं तो कारण बताने से रहा। इसको आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पेज पे देखो, एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पे आपको एक बढ़िया से टेबल दिखाई दे रहा होगा, जिस टेबल के अंदर प्रॉपर्टी लिखी है पहले कॉलम में और बाकी कॉलम के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मुझे बताने की जरूरत नहीं, ऊपर से नीचे बढ़ते ही है। फिर उसके बाद एटॉमिक मास भी ऊपर से नीचे बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर ग्रुप का आपको अच्छे से मालूम है। ये इसका होता है। लास्ट शेल का तो मालूम है, बता चुका, दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आयनेशन एंथैल्पी की भी बात कर ली हमने, ऊपर से नीचे आयनेशन एंथैल्पी बढ़ती बढ़ती। आप देखो थोड़ा वैल्यू देख लो, उसकी वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। लिथियम का 520 से ज्यादा लग रही है, सोडियम के लिए कम, पोटेशियम के लिए और भी कम, रुबिडियम के लिए और भी कम, सीजियम के लिए और भी कम, और ये फ्रांसियम का तो नेगेटिव आयनेशन एंथैल्पी दिया हुआ है। वैसे भी हमने फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी ज़्यादा जानकारी हम लेते नहीं, कि उसके बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल होती ही नहीं है। तो देखो नेगेटिव आयनेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, जरा मतलब बता देना मुझे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है, आपकी बुक में नेगेटिव दिया है कि नहीं दिया, बराबर से देख लेना। क्योंकि देखो मेरे पास ना पुरानी वाली एनसीईआरटी है, तो पुरानी वाली एनसीईआरटी के अंदर ना कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। आप देख लेना, मेरी एनसीईआरटी पुरानी है, तो आपके बुक में शायद वो साइन होगा इक्विवेलेंट वाला, मेरे हिसाब से वो साइन होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 375, वो वाला साइन आपके बुक के अंदर दिया होना चाहिए। थोड़ा वैल्यू का बात बता देता हूँ, निगेटिव पॉजिटिव का सीन क्या होता है। फिलहाल तो पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी, और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अट्रैक्शन ब्रेक होता है, उस समय एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होती है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो सकती है, तो वो हो सकती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कहते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देख लो ऊपर से नीचे आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू साइज बढ़ने की वजह से कम ही होती जा रही है, वैल्यू आपको एग्जैक्टली दे के रखा हुआ है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे गाइस, हाइड्रेशन एंथैल्पी मिला क्या? हाइड्रेशन एंथैल्पी भी पहले डिस्कस कर लिए, जिसका साइज छोटा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा। भाई यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं लगाना, कुछ बच्चे ना गलत कर देते, मैथमेटिक्स लगाते हो, बोलते सर लिथियम का तो -506 है और आपके सोडियम का तो -406 है। सर 406 तो बड़ा रहता ना, -406 बड़ा रहता और -506 छोटा रहता, तो आपका तो कंसेप्ट गलत हो गया। सर सोडियम का बड़ा आ गया, लिथियम का छोटा आ गया। अरे बेटा ऐसा नहीं है, यहाँ पे माइनस का मतलब केमिस्ट्री में, इसलिए मैंने बताया मैथमेटिक्स नहीं लगाना। यहाँ पर माइनस का मतलब है केमिस्ट्री में, माइनस का मतलब लॉस और प्लस का मतलब गेन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिथियम कितना एनर्जी रिलीज करता है, लिथियम माइनस लगा हुआ है साइन, माइनस का मतलब रिलीज कितनी 506 किलोजूल की एनर्जी रिलीज करता है। सोडियम 406, पोटेशियम 330। अगर आप देखते जाएंगे तो जो आपको वैल्यूज दी, हो सकता है आपकी मेरी बुक में थोड़ी डिफरेंस है, क्योंकि मेरी एनसीईआरटी पुरानी वाली आपकी नहीं हो सकती, ऑलमोस्ट तो वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू अगर आप देखेंगे, ऊपर वाला जो छोटे साइज वाला है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, और नीचे वाला जो है बड़ा साइज वाला है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है, मतलब वो कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, ऊपर वाला ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो गाइज इस बात को याद रखना। फिर नेक्स्ट हमको मेटालिक रेडियस दिया हुआ है। मेटालिक रेडियस तो क्या बताना है, मैं बताऊंगा ही नहीं आपको। ऊपर से नीचे ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा तो मेटालिक रेडियस भी बढ़ेगी। मेटालिक रेडियस का मतलब ये जो है ना भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दीज आर व्हाट आर दीज आर मेटल्स। तो ये मेटल है। अगर एक हाथ को एग्जांपल ले लिया जाए, गोल्ड ले लो भाई, गोल्ड तो है नहीं अपने, सोडियम ले लो, एक हाथ सोडियम का आइटम ले लो। तो अगर मैंने मान लो 1 ग्राम सोडियम ले लिया, तो 1 ग्राम सोडियम के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, गरबों कितने भी आइटम हो सकते हैं सोडियम के। तो 2 सोडियम के आइटम के बीच, ये ले लो सोडियम ले लिया यहाँ पे, ये सोडियम का एक आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, तो ये जो 2 आइटम है ना भाई सोडियम के, 2 आइटम के बीच का जो डिफरेंस रहेगा या डिस्टेंस रहेगा, उसी डिस्टेंस को हम कौन सी रेडियस कहेंगे, उसकी मेटालिक रेडियस कहेंगे। मेटालिक रेडियस के अंदर और एक चीज होती है, वो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्टिव होता है, उसको फिलहाल रोक के रखते हैं, उसको बाद में बताऊंगा। फिलहाल इतना ही याद रखो, यही कंसेप्ट काफी है मेटालिक रेडियस को समझने के लिए। 2 आइटम के बीच का जो डिफरेंस रहेगा मेटालिक कंपाउंड के अंदर, उसको मेटालिक रेडियस कहेंगे, डिस्टेंस को कहेंगे मेटालिक रेडियस। भाई मेटालिक रेडियस भी ऊपर से नीचे बढ़ने वाली है, क्योंकि एटॉमिक साइज आपका क्या होने वाला, बढ़ेगा।
एटॉमिक साइज बढ़ेगा यानी कि मेटालिक साइज बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे मेटालिक रेडियस भी आपकी बढ़ते जाएगी। फिर आती है आपकी आयनिक रेडियस, वो भी मैं बता चुका हूँ। ऊपर से नीचे क्या होता है, ऊपर से नीचे शेल बढ़ता है ना, तो शेल बढ़ने की वजह से एटम का साइज बढ़ता है, तो एटम का साइज बढ़ेगा तो उसका आयन का साइज भी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अब देखो इसमें कंपैरिजन मत करना, आप बोलेंगे सर आपने बताया था ना एटम और आयन में अगर देखा जाए कोई एटम जब कटायन बनाता है तो कटायन का साइज उसके एटम से छोटा होता है, और कोई एटम जब अनायन बनाता है तो अनायन का साइज उसके एटम से बड़ा होता है। भाई यहाँ कंपैरिजन इनका करना है एक दूसरे के साथ ऐसे। तो ये जो लिथियम एंड सोडियम है, इन दोनों के आयन में कंपैरिजन किया जाए तो लिथियम एंड सोडियम में सोडियम का आयन आपका बड़ा रहेगा, लिथियम का आयन छोटा रहेगा, इसलिए आयनिक रेडाई भी ऊपर से नीचे क्या होती जाती है, बढ़ती ही जाती है। फिर नेक्स्ट भाई आगे देखेंगे आयनिक रेडाई के बाद टेबल के अंदर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। मिले क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कर लो। ये मेल्टिंग एंड बॉइल क्यों फेवरेट है मैं बताऊँ आपको, वो इसलिए फेवरेट है क्योंकि भाई ये जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 है इनका मेल्टिंग पॉइंट, और ग्रुप 13 ग्रुप 14 है उनका मेल्टिंग पॉइंट, ये चार हो गए, और उसके अलावा 15 16 17 18 इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, क्यों होते हैं, इसके कारण मालूम होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर ये नहीं पता तो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अपना, बहुत पाप हो जाएगा अपने से, इस बात को याद रख लेना, याद ही रखना है। अब कारण के साथ मुझे बताना, मेल्टिंग पॉइंट वाली ट्रेंड आपको दिखाई दे रही है वहां पे। मेल्टिंग पॉइंट देखो लिथियम से लेकर, तो अगर आप देखेंगे नीचे हम आ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होते जा रहा है, ये देखो लिथियम से सीजियम तक मेल्टिंग पॉइंट आपका कम होते जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है, मिला क्या, कम होते जा रहा है। और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट भी अगर आप देखेंगे तो वो भी सेम ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर से नीचे कम ही होते जा रहा है। सवाल मेरा आपसे है काफी आसान, एंड वो है कि सर ग्रुप 1 ग्रुप 2 में ऊपर से नीचे आते आते मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होते जा रहा है, जरा बताएंगे तो बहुत ही मजा आएगी। लेकिन क्योंकि हम वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं ना, आप मुझे बता सकते हैं ना कुछ कर सकते, तो इसलिए मैं ही बता देता हूँ, खाली आप इसको याद रख लो बढ़िया से। जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे उसके बाद बता देना, जो बताना नहीं बताया तो मैं तुमको कैसे बताता फिर तुम देख लेना। तो गाइज इंपॉर्टेंट सी बात क्या है कि ऊपर से नीचे जैसे हम जाएंगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। अब सवाल सीधे इस बात के ऊपर आता है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है। पहली बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। अब देखो मेरे को किसी भी सब्सटेंस को अगर मेल्ट करना है, तो अगर किसी सब्सटेंस को मेल्ट करना है तो सब्सटेंस जिनसे बना हुआ है उनके बीच के अट्रैक्शंस को तोड़ना पड़ेगा। मतलब सीधा सवाल है या सीधा जवाब है, ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई सब्सटेंस है उसको मेल्ट करना है तो सब्सटेंस के अंदर के जो एटम मॉलिक्यूल आयन है उनके बीच का इंटर एटॉमिक, इंटर आयोनिक या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। खास बात आपको बता दूं, ये जो आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 इनके अंदर सारे मेटल है, और मेटल के अंदर हमारा मेटालिक बॉन्ड होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो मेटल के आपके आइटम्स हैं इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है, इसको अगर मुझे मेल्ट करना है तो इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, वैंडरवाल वगैरह नहीं रहेगा, इनके बीच में लैटिस एनर्जी होती है। लैटिस एनर्जी का मतलब इनका जो 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो गाइज देखा जाए तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा किसकी कम, पहले तो ये देख लेते हैं। एक फॉर्मूला बता देता हूँ, हमेशा के लिए याद कर लेना, बहुत काम में आएगा आगे भी चल के आपको। वो है लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला, पहले भी हमने इस्तेमाल करा हुआ था। अब लैटिस एनर्जी जो होती है मैं लिख देता हूं, लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ये आयोनिक कंपाउंड के लिए होती है मोस्टली, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन साइज। तो ये आयोनिक कंपाउंड के लिए है। अभी हम कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, फिलहाल तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सारे एटॉमिक है। एटॉमिक होने की वजह से इनके मेटल की बात करें, कंपाउंड की अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे हम लैटिस एनर्जी की। लैटिस एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 प्रकार की एनर्जी गाइस ये अपने लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है इस चैप्टर के अंदर आगे। लेकिन उसके पहले ध्यान देखिए मेरी बात को सुन लो, वो ये है कि ऊपर से नीचे सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि ऊपर वाले जो लिथियम है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या लगती होगी, ज़्यादा लगती होगी। और नीचे वाले का जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज, नीचे वाले जैसे नीचे नीचे आ रहे हैं तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जाएगा तो उसको ब्रेक करने के लिए
एनर्जी भी कम लगेगी, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। लेकिन इसमें देखो आपको मैं कैसा उलझाता हूँ, 1 मिनट के अंदर आपका कंसेप्ट आपको भुलवा देता हूँ। तो कैसे, मैंने एक कंसेप्ट बताया हुआ था आपको, वो आपको याद होगा। मैंने कहा था किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का जितना बड़ा साइज रहेगा उतना बड़ा उसका सरफेस एरिया होता है। एम आई राइट? सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतने ज्यादा वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। एंड वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने ज्यादा रहेंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे के उतने ही पास रहेंगे, और जितने पास रहेंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और उतनी ही ज्यादा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी। बस यही कंसेप्ट लगा दो तो आपका आंसर देखो गलत हो जाएगा। लिथियम का साइज छोटा है, सीजियम का साइज क्या है? बड़ा है। लिथियम का साइज छोटा है और आपके सीजियम का साइज क्या है? बड़ा है। तो लिथियम का साइज छोटा है तो सरफेस एरिया भी कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होंगे। एंड गाइस, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेंगे तो अट्रैक्शन कम है तो तोड़ने के लिए एनर्जी भी कम लगेगी, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी इसका कम रहना चाहिए। इसका साइज बड़ा है, सरफेस एरिया भी ज्यादा रहेगा, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा रहेंगे, तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगी? ज्यादा ही लगेगी इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। लेकिन है क्या ऐसा? नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉक्स है और ब्लॉक्स के अंदर एक कंसेप्ट हम 10 जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते। हमें उस पर्टिकुलर जगह के लिए जो कंसेप्ट लगता है उसको याद रखना पड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है जिसके अंदर एक टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो उसी टाइप के दूसरे एग्जाम्पल लेके कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। यहाँ नहीं आता भाई, यहाँ एक ही कंसेप्ट 10 जगह पे अप्लाई करोगे तो भी आंसर नहीं लगता। तो इसलिए वो जो सरफेस एरिया वाला सीन है वो हट गया। यहाँ क्या लगेगा देखो, मेल्टिंग पॉइंट के लिए सीन क्या बता देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट सीधा सीधा आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसको तो बाद में डिस्कस करेंगे, ये तो आयनिक कंपाउंड के लिए, ये छोड़ दो लैटिस एनर्जी। मेल्टिंग पॉइंट सीधा सीधा आपका डिपेंड करता है, एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ छोटा सा, मान लो लिथियम का बना, ये मान लो लिथियम लिया तो इसके अंदर लिथियम 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 मेटल ले लिया मान लो, तो उसके अंदर लिथियम के ऐसे हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल रहेंगे, ऐसा समझो आप। तो होता क्या है, यहाँ लिथियम ले लिया, यहाँ मैं ऐसा ही ले लेता हूँ, सोडियम ले लेता हूँ, Na सोडियम ले लिया। अब भाई पॉइंट ऐसा होता है कि ये जो आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इसकी तो बात नहीं करते हम दोनों की, ये तो है नहीं, उसका हिस्सा है, रेडियो एक्टिव है। अच्छों की बात कर लेते हैं। अब लिथियम में कैसा है कि वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के अंदर जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा, और आपके सीजियम के अंदर जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या रहेगा? दूर रहेगा। पहली बात है। अब सर वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर है, न्यूक्लियस के पास है, इससे क्या मांजरा होने वाला है हमको बताना जरा। अब इससे देखो मांजरा ऐसा होता है, यहाँ पर भी गलत ही करूंगा मैं आपको। अब ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट हेवी हो सकता है, क्योंकि ये कंसेप्ट पढ़ने के लिए सॉलिड स्टेट चैप्टर आपका होना जरूरी है, क्योंकि इस कंसेप्ट को सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर बैंड थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, और क्योंकि वो हमारा हुआ नहीं तो मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा हेवी हो सकता है, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इस वाले तरीके से नहीं एक्सप्लेन करता हूँ, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आसान बता देता हूँ। ये जो आपके ये वाले ग्रुप जो है, इस पहले वाले ग्रुप की बात करूंगा तो पहले वाले ग्रुप में लिथियम का हार्डनेस थोड़ा सा ज़्यादा है, काफ़ी हार्ड एलिमेंट है, और ये जैसे नीचे नीचे आएंगे तो इनके सॉफ्टनेस बढ़ते जाती है। तो ये वाला हार्ड एलिमेंट है, ये थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा सॉफ्ट है, और सॉफ्ट है, और सॉफ्ट है, तो ऊपर से नीचे हार्डनेस कम हो रही है और सॉफ्टनेस बढ़ रही है। अब हार्डनेस अगर आपका ऊपर वाले का ज़्यादा रहेगा, नीचे वाले का कम रहेगा, तो ऊपर वाले सॉलिड में रहेंगे, नीचे वाला अगर लिक्विड में, तो इसका मतलब क्या है। अब देखो ये सीजियम की बात बता देता हूँ आपको। अब ये फिजिकल स्टेट भी आपकी बुक के अंदर दी होगी इन सब की, अगर आप ध्यान से देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले पॉइंट के अंदर, तो ऊपर वाला आपका हार्ड होने की वजह से सॉलिड स्टेट में रहेगा, नीचे वाला सॉफ्ट होने की वजह से आपका लिक्विड स्टेट के अंदर रहेगा। अब देखो फिजिकल स्टेट ही अगर भाई उसकी चेंज हो गई तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो डिफर करेगा ही। सॉलिड को ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसको मेल्ट करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। नीचे वाला अगर लिक्विड में है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली कम रहेगा क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड में है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो मॉलिक्यूल आपके दूर दूर है, इसलिए उसके लिए ऑलरेडी एनर्जी क्या लगेगी? कम लगेगी। तो ये पहले पॉइंट, इससे फिजिकल स्टेट वाले पॉइंट से भी हम याद रख सकते हैं, या फिर सॉफ्टनेस हार्डनेस वाले पॉइंट से भी याद रख सकते हैं कि ये काफ़ी हार्ड होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और इसका क्या है? कम है, थोड़ा सॉफ्ट होने की वजह से। सेम अप्लाइज टू बोथ द ग्रुप, लेकिन फिलहाल हम ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 2 की फिलहाल बात नहीं करेंगे। आपके बुक के अंदर देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को अलग से एक्सप्लेन करा होगा, और उसके अंदर और एक मेरे ख्याल से कारण देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया होगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखो मिला क्या, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पॉइंट है उसके बाद
आपने टेबल देखा हुआ था, उस टेबल के बाद इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया गया। चलो खैर मैंने बता दिया, आप उसको याद रख लो। आगे बढ़ते भाई, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बाद डेंसिटी वाला पॉइंट देख लो, बहुत ही कमाल का, जिसकी हमने चर्चा की थी। दिखा सोडियम एंड पोटेशियम का, दिखा मैंने क्या कहा था, सोडियम पोटेशियम के अंदर लॉजिकली हेवी डेंस कौन होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका कौन, पोटेशियम, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं ना तो डेंसिटी बढ़ती है, मैंने बताया था। तो पोटेशियम हेवी होना चाहिए, लेकिन हेवी कौन है, सोडियम। कारण बताओ। कारण बहुत आसान है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ही इसका कारण पता चलता है, बगैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको कारण आपको समझ में आएगा नहीं। तो मैं सोडियम का और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ, आप ध्यान देके देख लेना। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन है आपका 1s2 2s2 2p6 3s1। और वही बात करी जाए पोटेशियम की, तो पोटेशियम का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 19, एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 आ जाएगा, क्योंकि 19 है ना, 18 और ये 19। देखो कमाल की बात बता रहा हूँ, ध्यान देके देख लेना भाई। यहाँ पे 1s 2s 2p 3s है, यहाँ पर 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p सो ऑन, गिन लो आप चाहिए तो, 2 6 11 हो गए, ये आपके 19 हो गए। कमाल की बात क्या है, कारण अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये सोडियम और पोटेशियम में जरा बताना डेंसिटी किसकी ज्यादा रहेगी, तो उसको बोला लॉजिकली किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, पोटेशियम की होनी चाहिए थी, क्योंकि पोटेशियम नीचे हर ग्रुप पर से नीचे मास बढ़ता है, वॉल्यूम उसके कंपैरिजन में बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता, कम बढ़ता है, इसलिए पोटेशियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सोडियम की ज्यादा है। कारण बता देना उसको भाई। देखो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ पे थर्ड शेल के एस ऑर्बिटल में गए, सिर्फ थर्ड शेल के एस ऑर्बिटल में गए, और इधर हम फोर्थ शेल तक के गए। अगर लॉजिकली देखा जाए तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन हमारा किस में एंटर होने वाला था, 3D में एंटर होने वाला था, तो इसके पास एम्प्टी 3D ऑर्बिटल है, आ गया। अब इसके अंदर भी देखा जाए तो 3s के बाद इसमें 3p में एंटर होगा, बाद में 3D में एंटर होगा, फिर 4s 3D में भी नहीं होगा, इसमें 3s में होगा, फिर 3p में होगा, फिर 4s में होगा, बाद में 3D में एंटर होगा। तो पॉइंट क्या है, लॉजिकली डेंसिटी कम होने का कारण देखो क्या है, ऊपर से जैसे हम नीचे आ गए, लॉजिकली होना क्या चाहिए था, ये आपका सोडियम एंड पोटेशियम, इन दोनों में डेंसिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए थी पोटेशियम की, लेकिन है किसकी ज्यादा, सोडियम की। कारण बहुत आसान है, अगर आपने सोच लिया होगा तो मुझे बता दो कारण क्या है। कारण ऐसा है कि मास तो सर ऊपर से नीचे बढ़ा, यहां से आते हुए अगर मास बढ़ा है तो मास बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़नी चाहिए थी, नहीं बढ़ी डेंसिटी। क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि क्या हुआ होगा, वॉल्यूम भी उसके साथ साथ बढ़ा होगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो सर यहाँ इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास में देखा जाए तो पोटेशियम का एटॉमिक मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सर ऊपर से नीचे आते क्या बड़ा होगा, वॉल्यूम भी बड़ा होगा। अरे सर आपने तो बोला था कि वॉल्यूम बढ़ने से रोकता है, उतना ज्यादा ऊपर से आते आते वॉल्यूम बढ़ता नहीं, और मास एंड वॉल्यूम के कंपैरिजन में मास ज्यादा बढ़ता है, वॉल्यूम कम बढ़ता है, तो इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर क्यों वॉल्यूम बढ़ गया होगा, वहां पर इसलिए कारण है वॉल्यूम बढ़ने का, क्योंकि इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल, इसमें भी डी ऑर्बिटल आ रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, थर्ड शेल तक के कॉन्फ़िगरेशन किया ना, तो थर्ड शेल में 3d 0 ऑर्बिटल तो होता है ना, फिलहाल इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। इधर भी देख लो, फोर्थ शेल तक के कॉन्फ़िगरेशन गया तो इसके बाद तो 3d आने वाला था, तो 3d 0 इसके अंदर भी होगा। तो होता क्या है कि अगर d फील्ड रहे, मतलब d में 10 इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं या f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब d ऑर्बिटल आपका फील्ड होता है d10 या फिर f14, तब वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट देते हैं और साइज को बढ़ने से रोकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम या पोटेशियम में अगर आप दोनों में देखेंगे, इसमें भी डी फुलफिल नहीं है और इसके अंदर भी डी फुलफिल नहीं है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। अब एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, उस डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस वजह से वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा देंगे नहीं, और अगर वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट देंगे नहीं तो वॉल्यूम को बढ़ने से वो रोकेंगे भी नहीं, तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, उस समय बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे दोनों में सीन क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम के अंदर सोडियम से पोटेशियम गया तो मास भी बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ा। वॉल्यूम लॉजिकली बढ़ने से बढ़ना नहीं चाहिए था, ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था, कम बढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी ज्यादा इसलिए बढ़ा। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे पोटेशियम के अंदर डी ऑर्बिटल में फील्ड इलेक्ट्रॉन आए नहीं, उसने पुअर शील्डिंग इफेक्ट किया नहीं, इस वजह से उसने वॉल्यूम को बढ़ने से नहीं रोका, तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा नहीं है, वॉल्यूम को बढ़ने से नहीं रोका, इसलिए वॉल्यूम ज्यादा
बढ़ गया और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो भाई इस पॉइंट को याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अगला वाला पॉइंट को तुम देख लो क्या दिया हुआ है, ध्यान देके बढ़िया से तुमको दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेंसिटी के बाद क्या दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल वाला पॉइंट एकदम ही वीआईपी, एकदम ही वीआईपी है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये अगेन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पॉइंट मैं 2 चैप्टर के अंदर तुमको पढ़ा चुका हूँ। पहला चैप्टर आता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, और भाई दूसरा वाला जो चैप्टर आता है इसको फिलहाल मिटा देता हूँ। दूसरा चैप्टर आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि खैर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी पढ़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल रेडॉक्स रिएक्शन तो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन आपको बता देता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया था, वो E0V लिखा हुआ है ना, तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। वो क्या होता है देख लो भाई, F2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ट्वाइस ऑफ क्या बनाता है, मान लो F माइनस बनाता है। यहाँ बीच में लिख देता हूँ हाइड्रोजन जो है, 2 हाइड्रोजन 2 H प्लस के आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका H2 बना देते हैं। और यहाँ नीचे लिख देता हूँ लिथियम जो है Li प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Li बना देते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ तो भी डमी वैल्यूज ले लेता हूँ, ऐसे ही कोई तो भी। इसका ले लेता हूँ 3.87, इसका 0 होता है, और इसका -3.47 ले लेता हूँ। ऐसे डमी वैल्यू लिया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं इसलिए डमी ले लिया। आप चाहिए तो एग्जैक्ट वैल्यू रेडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एनसीईआरटी में देख लेना, उसके अंदर चार्ट दिया हुआ रहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वहां दिया है। देखो यहाँ रिएक्शन कौन सी लिखी मैंने, रेडॉक्स रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन, इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे जो F2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके F माइनस बना रहा है, तो ये रिडक्शन की रिएक्शन है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, तीनों रिडक्शन रिएक्शन है। तीनों रिडक्शन रिएक्शन को करने के लिए यहाँ पे लगने वाला उसके आगे पोटेंशियल लिखा हुआ है, मतलब ये जब रिएक्शन होगी तो इतना पोटेंशियल, ये रिएक्शन के लिए इतना पोटेंशियल, भाई इस रिएक्शन के लिए इतना पोटेंशियल लगेगा। तीनों रिएक्शन के लिए किस रिएक्शन को कितना पोटेंशियल लगेगा लिखा हुआ है। ये जो पोटेंशियल होते हैं, इन पोटेंशियल के बेसिस पे अपने को पता चलता है कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कंसेप्ट देखो बता देता हूँ, मैंने बता दिया था, आपको याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर देख लो। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन में इधर वाले जो ये एलिमेंट्स है, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। ये गेन करे ना, गेन करे मतलब इनका क्या हो रहा है भाई, गेन करने वालों का रिडक्शन हो रहा है, इनका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये सारे कौन से एजेंट है, OA, OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, गेन कर रहे मतलब इनका रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इधर वाले जो है, इस रिएक्शन को उल्टा देखा जाए तो 2F माइनस 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके F2 बना रहा है, H2 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 2H प्लस बना रहा है, लिथियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Li प्लस बना रहा है। तो भाई इधर वाले जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, मतलब इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये कौन से एजेंट है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कंसेप्ट ऐसा है कि लिखनी है हमने रिडक्स कौन, रिडक्शन की रिएक्शन, जिस रिडक्शन की रिएक्शन के आगे पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उस रिएक्शन के अंदर आने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। जिस रिएक्शन के आगे पोटेंशियल कम रहेगा उस रिएक्शन के अंदर आने वाला रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो अब गाइस ध्यान देके बढ़िया से याद कर लो, ये F2 ट्वाइस ऑफ H प्लस Li प्लस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा रहेगा, F2 रहेगा, क्योंकि इस रिएक्शन के आगे इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू सबसे ज्यादा है। और यहां पर अगर देखी जाए तो ये रिएक्शन है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, उससे वीक ये है और उससे वीक ये है, क्योंकि पोटेंशियल जैसे कम कम होते जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ भी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए उल्टा है, जितना वैल्यू माइनस में रहेगा, मतलब जितना छोटा वैल्यू रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये इधर 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 तीनों वैल्यू में सबसे छोटा वैल्यू इस वाली रिएक्शन के अंदर है। तो ये जो Li है, इधर वाले आपके रिड्यूसिंग एजेंट है, इधर वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपका उससे कम H2 रहेगा और उससे कम आपका F माइनस रहेगा। जैसे बढ़ते जाती है रिड्यूसिंग एजेंट वीक होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जैसे वैल्यू आपकी कम होते जाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं मैंने पढ़ाया था, एक बार याद रख लेना। जिस रिडक्शन रिएक्शन के पोटेंशियल ज्यादा है, रिएक्शन के अंदर आने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तीनों रिएक्शन में इस रिएक्शन के आगे पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए इस रिएक्शन के अंदर आने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट है। तीनों रिएक्शन के अंदर जिस रिएक्शन के आगे पोटेंशियल कम लिखा हुआ है उस रिएक्शन के अंदर आने वाला रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो इन तीनों रिएक्शन के अंदर इस रिएक्शन के आगे पोटेंशियल कम लिखा हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन के अंदर आने वाला ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये, उससे वीक ये, उससे वीक ये, और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट उससे वीक ये और उससे वीक ये हो जाएगा। इस बात को याद रखना। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 5वें नंबर का पॉइंट जो वो जो आपका टेबल में का एक पॉइंट है लास्ट वाला स्टैंडर्ड पोटेंशियल वाला, वो पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है, और क्योंकि उसी पॉइंट के अंदर वो सारी चीजें आने वाली है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस पॉइंट क्या है देख लो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो लॉजिकली, अब मुझे क्या बताओ, एक बात बताओ, आप लॉजिकली देख के बताओ, आपको क्या लगता है कौन बढ़िया से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? अगर मैं यहाँ अच्छे से लिख एक बार मिटा के आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा पता नहीं, वो ये कि अगर ऊपर से नीचे आओ तो लॉस करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, जरा बता देना मुझे। ये आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
सीजियम और फ्रांसियम। तो क्या लगता है ये ऊपर से नीचे लॉस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? तो ऑब्वियसली आपकी सीजियम की ज्यादा है, क्योंकि उसका साइज क्या है, बड़ा है। साइज बड़ा है तो उसकी लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है। भाई जिसकी लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है ना, वो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बराबर है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन, सीजियम। ऐसा सीजियम, क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उससे भी किए, उससे भी किए, उससे भी किए, क्योंकि लॉस करने की टेंडेंसी कम होते जाएगी, यानी कि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम होगी, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की ट्रेंड भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फिर आपका रुबिडियम, फिर उससे भी आपका पोटेशियम, उससे भी आपका सोडियम, एंड देन उससे भी आपका लिथियम। भाई ऐसा होना चाहिए, बराबर है, रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ, करेक्ट। अब वो टेबल देखो, टेबल के अंदर की वैल्यूज देखो, और वैल्यूज देख के अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है? सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, किसकी है? भाई लिथियम की है। मिला क्या? लिथियम की जो वैल्यू है सरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू। अरे सर अभी तो आपने बोला जिसकी वैल्यू सबसे नेगेटिव रहेगी वो स्ट्रांग क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। और हमने देखा कि ऊपर से नीचे लॉस करने की टेंडेंसी यानी कि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा थी, सीजियम की। सीजियम की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए सीजियम स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। लेकिन उन वैल्यूज को जब हमने देखा तो हमें पता चला कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसमें लिथियम की वैल्यू -0.34 है, जो कि उस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव है। तो सरप्राइजिंगली लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि होना कौन चाहिए था, होना चाहिए था हमारा सीजियम, लेकिन है कौन, लिथियम। इसका क्या कारण है अभी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले बाजू की वैल्यू देख लो ना सारी, फिर यार फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है। नहीं बाकी सब सही है, बाकी आप बराबर देखो। एक लिथियम के ऊपर हाथ रखो, लिथियम का भूल जाओगे, लिथियम है ही नहीं। लिथियम की वैल्यू के ऊपर हाथ रखो, बाकी सारी वैल्यू देखो बराबर। बाकी सारी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो सोडियम से पोटेशियम, फिर उसके बाद रुबिडियम, फिर उसके बाद सीजियम, वैल्यूज ऊपर से नीचे मोर निगेटिव होते जा रही है, बराबर है। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए था, वीक रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम, उससे ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा सोडियम, उससे ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा रुबिडियम, उससे ज्यादा सीजियम, ऐसा होना चाहिए था। इनमें से ये लिथियम को भूल जाओ, ये बाकी चार करेक्ट है। वीक आपका पोटेशियम सोडियम है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पोटेशियम उससे स्ट्रॉन्ग, रुबिडियम उससे स्ट्रॉन्ग, सीजियम। तो ये सोडियम से सीजियम तक रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी बराबर से बढ़ते जा रही है, मतलब ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग है, सही है। बट अब होना क्या चाहिए था कि सोडियम से लिथियम वीक रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, लेकिन सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग है। कारण है इसका हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी कारण है भाई यहाँ पे, हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है। और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं ई नॉट, जो वैल्यूज लिखे हुए ना, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम सोल्यूशन के अंदर कैलकुलेट करते हैं। जब हम सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि दो इलेक्ट्रोड लगा के सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो वहाँ वाटर मॉलिक्यूल का तो सीन इन्वॉल्व होगा ही। तो जब सोल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भाई कैलकुलेट करते हैं उस समय वाटर मॉलिक्यूल तो आने वाले हैं, और वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से उसको ज्यादा घेर लेते हैं। उसको ज्यादा घेर लेने की वजह से बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी इमिट करते हैं, और वो बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी इमिट करने की वजह से उसी एनर्जी की मदद से लिथियम का जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस होता है। और लिथियम का इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से लॉस हो गया, जल्दी से लॉस हो जाएगा लिथियम का इलेक्ट्रॉन। हालांकि वो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, साइज छोटा है तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के पास है तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग है, तो इसलिए आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। लिथियम का साइज छोटा है, उसको वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड कर लेते हैं, इस वजह से वो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी इमिट होती है, उसी एनर्जी की मदद से उसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस होता है। इसीलिए जल्दी से वो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब जल्दी से ऑक्सीडाइज होता है। और गाइस जो जल्दी से ऑक्सीडाइज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए सरप्राइजिंगली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन है, लिथियम है, एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। इस बात को हमेशा से याद रखना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सोडियम, पोटेशियम, रुबियम, सीजियम यहाँ से ऊपर से नीचे मोर नेगेटिव होते जा रही है, और सोडियम के कंपैरिजन में लिथियम का आपका कम होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, उसका मोर नेगेटिव है। कारण मैंने बता दिया हाइड्रेशन एनर्जी, इस बात को हमेशा नोट डाउन कर लेना।
तो गाइज ये टेबल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, टेबल को हमने फिनिश कर लिया है। टेबल के बाद आपको दिखाई दे रही होगी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसा करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को अगले वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिटेल जानकारी अपने को लेना है। एक बात बस याद रखना, उसको नोट डाउन करते रहना है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।